देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ए मॉलिक्यूल CH3 OC डबल बॉन्डेड O NH ये मॉलिक्यूल का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाना होगा मॉलिक्यूल का तो हम लोग देखेंगे रेजोनेंस का कंडीशन। रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, प्लस सिग्मा पाई, सारे के सारे रेजोनेंस के कंडीशन। तो जहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन देखेंगे वहीं से रेजोनेंस स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हमको खोजना है रेजोनेंस का कंडीशन। तो देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एक कंडीशन यहाँ से दिख रहा है लोन पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में सिग्मा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर सिग्मा पाई का कंजुगेशन। तो एक कंजुगेशन इधर से मिला, लोन पेयर इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा। लोन पेयर इधर आएगा क्यों, क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड में लोन पेयर का पावर ज़्यादा होता है। तो लोन पेयर का पावर ज़्यादा, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। लेकिन लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करेगा क्योंकि लोन पेयर का पावर ज़्यादा है, इसलिए लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ बढ़ा और पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की तरफ आ गया। तो जब ये बन जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास CH3O ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, C के साथ सिंगल बॉन्ड टूट के O माइनस, यहाँ पे NHCH3। तो एक कैनोनिकल फॉर्म ये बनेगा। देखिए कैनोनिकल फॉर्म में क्या हुआ, ये लोन पेयर जब यहाँ पे आ गया तभी डबल बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन गया है। और चूंकि बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर में आ गया है तो ऑक्सीजन के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, अभी बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ गया है। तो जब भी ऑक्सीजन के ऊपर आने के कारण से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नाइट्रोजन का H और यहाँ पे CH3। तो एक कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ऐसा। दूसरा कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर, ये लोन पेयर सिग्मा पाई, तो लोन पेयर सिग्मा पाई को ये रेजोनेंस करा दीजिए, ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड टूट के फिर इधर चला जाएगा। तो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इधर बन जाएगा OC डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्ड NH प्लस CH3। देखिए यहाँ पे हम लोग एक तो गलती की है इसमें, यहाँ पे एक गलती ये हो गया है कि जब भी ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑक्सीजन से चला जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर में प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब ये बना है हमारा करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा, इसको अभी हम लोग टच नहीं कर रहे, इसको हम लोग पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टच किए थे। इसको हम लोग बनाए हैं नाइट्रोजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तब वहां से ये बना है। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, डबल बॉन्ड बन गया। चूंकि नाइट्रोजन से लोन पेयर का लॉस होता है तो लोन पेयर का लॉस होते ही नाइट्रोजन के ऊपर में प्लस चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ गया है। तो डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग रेजोनेंस का कंडीशन देखेंगे, जहाँ जहाँ हमें रेजोनेंस का कंडीशन देखने को मिलेगा वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस तरह से बना देना है। तो सीधा रेजोनेंस का कंडीशन हमें पहले से पता होता है, लोन पेयर सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो जहाँ जहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन दिखेगा बस वहीं से रेजोनेंस स्टार्ट कर दीजिए। अब हमारे पास 3 स्ट्रक्चर दिया गया है, CH डबल बॉन्डेड N प्लस माइनस, एक पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्डेड N प्लस। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए CH2 माइनस N डबल बॉन्डेड N माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर। देखिए अब हमारे पास 3 स्ट्रक्चर दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमको ये तीनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें पता करना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल, कौन सा लीस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे के सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। किस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कोई भी न्यूट्रल एटम हो, बोरॉन को छोड़ के, अगर यदि बोरॉन न्यूट्रल के फॉर्म में है तो बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोरॉन न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोरॉन को छोड़ के जितना न्यूट्रल एटम है सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जिस किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट किसका होगा, कोई भी न्यूट्रल एटम हो बोरॉन को छोड़ के, क्योंकि बोरॉन ऑक्टेट इनकम्प्लीट। कोई भी चार एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट तब होता है जब किसी एटम के पास प्लस चार्ज है। अब किसी एटम के पास प्लस चार्ज हो तो हमको उस एटम पे चेक करना पड़ेगा उस एटम का टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में। आउटरमोस्ट सेल में हमको खुद से चेक करके पता करना पड़ेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट। जैसे मान लीजिए कार्बन के पास प्लस चार्ज हो तो कार्बन के पास जब भी प्लस चार्ज आ जाएगा तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट पता करने के लिए कोई भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब हमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर एटम के पास नेगेटिव चार्ज है या फिर एटम न्यूट्रल है बोरॉन को छोड़ के तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इस नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका एटम के पास नेगेटिव चार्ज तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब इस मॉलिक्यूल में देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस मॉलिक्यूल में देखिए N प्लस को हमको देख करना पड़ेगा। देखिए एक तो N माइनस है कार्बन है,
न्यूट्रल एटम ऑक्टेट कंप्लीट, नेगेटिव चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ हमको खुद से पता करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, इसको पता करने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। पहले हमको निकालना पड़ेगा नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मतलब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके टोटल नाइट्रोजन के एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मैंने आउटर मोस्ट सेल में नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब समझिए बात, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास अभी प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज माने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ होता है, प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, मैंने 5 - 1 करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के अभी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा जब उसके पास प्लस चार्ज है। ये समझ गए, 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन प्लस चार्ज है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, मैंने 5 - 1 तो 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हम लोग चेक करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। 4 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हो सकता है, बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन बॉन्ड के फॉर्म में नहीं है तब लोन पेयर के फॉर्म में होगा। पहले बॉन्ड के फॉर्म में हम लोग चेक करेंगे। अब बॉन्ड के फॉर्म में कैसे चेक करेंगे, देखिए ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो देखिए ये नाइट्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इस नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इस नाइट्रोजन के पास चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। तो अब इस नाइट्रोजन का चारों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना रहा है तो इस नाइट्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तब हम लोग इस तरह से पता किए कि इस नाइट्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा अगर एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास लोन पेयर है या नहीं। अब चूंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो हम लोग इसका कोई भी लोन पेयर नहीं डालेंगे। अब जब लोन पेयर नहीं डालेंगे तो अब उसके बाद चेक कीजिए कितना बॉन्ड बना रहा है। देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड माने 8 इलेक्ट्रॉन, माने नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं अगर किसी भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन का बस आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, प्लस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, माने 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्ड के फॉर्म में चेक करेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में नहीं हुआ तब लोन पेयर डालेंगे। तो बॉन्ड के फॉर्म में कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, तो चारों बॉन्ड इस फॉर्म में बनाया जा रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, चौथा इलेक्ट्रॉन ये। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके हम लोग क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब एक बॉन्ड बनता है, 2 एटम के बीच में, ए और बी एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी एटम का होता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। माने कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर का रहता है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीसीज का रहता है, इसलिए जब नाइट्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। जब नाइट्रोजन इसके साथ ये इस वाला बॉन्ड बना है तो एक नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ये इस नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का। इस बॉन्ड में देखिए सेम कहानी है, एक नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन का, दूसरा नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन का। अब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास रहना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन है मैंने उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, जितना रहना चाहिए उतना ही है, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं डालेंगे। अब देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर नहीं है तब सीधा चेक कीजिए कितना बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बने 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन बने ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा, लोन पेयर है तो भी ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूट्रल एटम तो भी ऑक्टेट कंप्लीट। न्यूट्रल एटम में ध्यान दीजिए सिर्फ बोरोन का जब न्यूट्रल फॉर्म में रहता है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। कार्बन या दूसरा नाइट्रोजन ये सब का न्यूट्रल स्टेट में ऑक्टेट जनरली कंप्लीट होता है, सिर्फ बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तब हम लोग पहले ही क्राइटेरिया था सबका ऑक्टेट कंप्लीट चेक करने का, हम लोग इस तरह से चेक कर लिए कि इन मॉलिक्यूल में सब स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट सबका। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो सबसे पहला प्रायोरिटी ऑक्टेट पे चेक करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट के बाद चेक करेंगे पाई बॉन्ड। जिस स्पीसीज में जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा है, उस रेजोनेटिंग फॉर्म का उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, देखिए डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तो 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, मैंने 1 सिग्मा 2 पाई, तो यहाँ पर भी 2 पाई। यहाँ पे 1 पाई है, 1 पाई 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड मिला, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड मिला, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड। मैंने इस दोनों स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ज़्यादा है, इसमें पाई बॉन्ड कम, पाई बॉन्ड कम तो इसका स्टेबिलिटी कम। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में करेंगे क्या,
तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट चेक के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट के बाद हम लोग चेक करेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बाद चेक करना है चार्जेस। जिस मॉलिक्यूल में चार्ज नहीं है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल से जिस मॉलिक्यूल में चार्ज है। माने चार्ज के आने के कारण से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी घट जाता है। तो चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर भी मॉलिक्यूल में चार्ज है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल में चार्ज है, तो दोनों मॉलिक्यूल में चार्ज है तो दोनों मॉलिक्यूल थोड़ा अनस्टेबल। तो चार्ज की मदद से हम लोग ये नहीं बोल पा रहे हैं। अब जब चार्ज की मदद से भी नहीं बोल पाएंगे तो तीसरा क्राइटेरिया है चार्ज। जिसमें चार्ज होगा उसका स्टेबिलिटी कम, जिसमें चार्ज नहीं होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। चार्ज के बाद हम लोग देखेंगे माइनस प्लस चार्ज का दूरी या माइनस माइनस चार्ज का दूरी। ध्यान दीजिए एक बात को, जब माइनस प्लस कॉन्फ़िगरेशन होगा, माइनस लोन पेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा और लोन पेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें से माइनस प्लस चूंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो जिस कॉन्फ़िगरेशन में अट्रैक्शन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। यहाँ पे माइनस लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा तो ये अनस्टेबल, माइनस लोन पेयर के बीच में लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा तो अनस्टेबल। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस हो या फिर लोन पेयर प्लस हो तो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने से एनर्जी रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होगा तो सिस्टम स्टेबल बन जाएगा। तो देखिए ये भी स्टेबल, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर में रिपल्सन तो ये अनस्टेबल, लोन पेयर में रिपल्सन तो अनस्टेबल। तो पहले चार्ज के बाद हमको ये कॉन्फ़िगरेशन याद में रखना पड़ेगा। जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जितना पास हो वो उतना अच्छा है। तो चौथा रूल है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पास होना चाहिए, माने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज जितना पास होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और अनस्टेबल पोजीशन जितना दूर हो, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी होने के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पास में रहना पड़ेगा, माने नेगेटिव प्लस चार्ज या फिर लोन पेयर प्लस चार्ज पास में रहना चाहिए। नेगेटिव लोन पेयर अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को दूर में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव प्लस चार्ज एक ही कार्बन के एटम की दूरी के बीच में है, यहाँ पर भी नेगेटिव प्लस चार्ज एक कार्बन एटम की दूरी पर बीच में है, तो दोनों में डिस्टेंस बराबर है नेगेटिव प्लस चार्ज का। नेगेटिव प्लस चार्ज एक जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर है, यहाँ पे नेगेटिव तो वहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव तो वहाँ पे पॉजिटिव। तो चूंकि दोनों चार्जेस का पोजीशन एक इक्विवेलेंट है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बस कोई भी एटम का दूरी नहीं है, यहाँ भी कोई भी एटम का दूरी नहीं है। एक में नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, एक में नेगेटिव जस्ट दूसरे पे पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस बराबर। हमको चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पास में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी पास में, यहाँ पर भी पास में है। अब हम लोग जब इससे भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि चार्जेस के बाद हम लोग आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस पे। चौथा रूल होगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस अगर यदि पास होगा तो सिस्टम स्टेबल। नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस बहुत दूरी में होगा तो भी स्टेबल, क्योंकि लोन पेयर नेगेटिव लोन पेयर को दूर में रहना चाहिए और दूर में रहेगा तभी स्टेबल। नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर पॉजिटिव को पास में रहना चाहिए, पास में रहेगा तभी स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज डिस्टेंस, ये हो गया चौथा रूल। इस रूल से भी जब काम नहीं बनेगा तो पांचवा रूल में देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस। स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस माने नेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल और मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। माने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर और एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों कॉमन हो गया। यहाँ पे भी वही बराबर है, यहाँ पे देखिए एक नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों कंडीशन बराबर हो गया। लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखिए इस नाइट्रोजन पर है नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज। पहले बात ध्यान दीजिए, जब नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो ये भी अनस्टेबल हो गया। ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी अनस्टेबल, तो ये जितना अनस्टेबल वो भी उतना अनस्टेबल। तो इस नाइट्रोजन से काम नहीं बन रहा है, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन बोल रहा है कि ये भी अनस्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। ये भी नाइट्रोजन बोल रहा है कि इसके नेगेटिव पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी अनस्टेबल, तो ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। मैंने इस नाइट्रोजन से काम नहीं कर सकते हैं, ये भी बोल रहा है अनस्टेबल, यही बोल रहा है अनस्टेबल, तब हम लोग ये इस दोनों से काम करेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ए बी सी में सबसे ज़्यादा स्टेबल ए हो जाएगा, ए के बाद बी और बी के बाद सी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन में लास्ट में चेक करना है हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो ये बात हमको याद में रहना चाहिए। अब देखिए
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताना है। तो फिर से कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने होंगे, जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH माइनस NH2, दूसरा CH2 माइनस CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH NH2, तीसरा देखिए CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, चौथा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो देखिए ये सब हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स है, सारे के सारे कैनोनिकल फॉर्म से, कैनोनिकल फॉर्म में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर करने के लिए फिर सेम रूल यूज़ करेंगे, सबका ऑक्टेट कंप्लीट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एटम ऑक्टेट कंप्लीट होता है, न्यूट्रल एटम बोरॉन को छोड़कर ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो इसका ऑक्टेट हो गया ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल सबका ऑक्टेट कंप्लीट, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल। इस नाइट्रोजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको देखने का क्या तरीका है, पहले हम लोग लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर निकालने के लिए नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, जब भी इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 5 इलेक्ट्रॉन से आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके आउटरमोस्ट शेल में, वो हम लोग बॉन्ड के फॉर्म में चेक करेंगे। 4 तो बॉन्ड बना रहा है, माने ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका आउटरमोस्ट शेल में है, और 4 तो बॉन्ड बनाते हुए इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा। तो देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड इस तरह से होगा NH2, एक हाइड्रोजन इस तरह से, दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से। तो देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होना चाहिए और चारों इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में बॉन्ड के फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन। तो चारों इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड के फॉर्म में है तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा। अब इसके पास जब एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो लोन पेयर एक भी नहीं है। अब जब लोन पेयर नहीं है तो हम लोग सीधा इसका चेक करेंगे कितना बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि देखिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए हम लोग देखते हैं उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसको चेक करने का तरीका है टोटल बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट कीजिए। बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड बने 8 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर 1 हो जाता तो 8 में 1 लोन पेयर को जोड़ देते मैंने 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, लेकिन लोन पेयर एक भी नहीं है, मैंने लोन पेयर 0 है, सिर्फ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बने 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो देखिए सिर्फ यही मॉलिक्यूल में ऑक्टेट इनकम्प्लीट मिला, इसका भी में भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे यहाँ पे NH2 डबल बॉन्डेड प्लस, ये भी सेम है। देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड है मैंने 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो हमको ये दिखा A और B और C और D में सिर्फ A और B का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, C और D का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो C और D का ऑक्टेट चूंकि कंप्लीट है तो C और D का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा देन A और B। अब C D में कंपेयर करना है, A B में कंपेयर करना है। अब A B में पहले कंपेयर कर लेते हैं, चेक कीजिए। ऑक्टेट कंप्लीट के बाद चेक करना है जितना पाई बॉन्ड ज़्यादा उसका ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड भी हो गया। पाई बॉन्ड के बाद देखेंगे जो स्ट्रक्चर में चार्ज है उसका स्टेबिलिटी कम, स्ट्रक्चर में भी चार्ज है, इस स्ट्रक्चर में भी चार्ज है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दोनों स्ट्रक्चर में चार्ज है तो दोनों का स्टेबिलिटी कम, तो चार्ज से भी काम नहीं हुआ। वही फैक्टर से बता पाएंगे कि हो रहा है जो फैक्टर अनकॉमन आएगा, जो फैक्टर दोनों में चल रहा है उससे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे चार्ज में जब हम लोग कंपेयर किए थे तो यहाँ भी चार्ज आ रहा है, यहाँ भी चार्ज आ रहा है, तो चार्ज आने वाला फैक्टर कॉमन हो गया। जब कॉमन हो पाएगा तो उस फैक्टर से हम लोग नहीं बता पाते हैं, हम लोग उसी फैक्टर से बता पाते हैं जो फैक्टर अनकॉमन होता है। तो चूंकि यहाँ पर भी चार्ज है तो यहाँ पर भी चार्ज है, तो चार्ज दोनों में है, तो जब दोनों में है तो उसमें कंपेयर नहीं किया जा सकता है। कंपेयर उसी से किया जाएगा जो एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, तब हम लोग बोल पाएंगे जिसमें है वो ज़्यादा स्टेबल, जिसमें नहीं है वो कम स्टेबल। अब देखिए चार्ज होने से स्टेबिलिटी घटता है और चार्ज नहीं होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो दोनों अनस्टेबल हो रहा है चार्ज होने के कारण से। उसके बाद देखेंगे प्लस माइनस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पास में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पास में ही है। कैसे पास में है, एक प्लस है तो जस्ट नेक्स्ट एटम में नेगेटिव है,
यहाँ भी देखिए प्लस माइनस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पास में होना चाहिए, तो ये भी प्लस माइनस पास में ही है। प्लस में कैसे है, एक प्लस है तो जस्ट उसके नज़दीक में नेगेटिव चार्ज उसके पास में है तो पास में हो गया। दूर में कब बोलते, मान लीजिए प्लस यहाँ पे होता और नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है, नेगेटिव इसके बदले में यहाँ पे होता, तब हम लोग बोलते कि इसमें प्लस माइनस पास में है लेकिन इसमें प्लस माइनस दूर में है, इसमें प्लस माइनस दूर में है तो इसका स्टेबिलिटी कम, क्योंकि प्लस माइनस स्टेबल होता है और स्टेबल पास में होना चाहिए, तो स्टेबल पास में होना चाहिए तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा बोलते कम बोलते। लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस पास में है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस पास में। लेकिन एक तो चीज़ हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक ये है कि हम लोग यहाँ पे देखिए प्लस माइनस तो देख लिए लेकिन प्लस माइनस के साथ हमको माइनस माइनस भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस नहीं दिख रहा है, माइनस माइनस नहीं दिख रहा है तो माइनस लोन पेयर तो देख सकते हैं, क्योंकि माइनस लोन पेयर भी एक क्राइटेरिया होता था, माइनस लोन पेयर अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल को दूर में होना चाहिए। तो देखिए नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर है। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर और माइनस पास में हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, क्योंकि लोन पेयर माइनस रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण से दूर में होना चाहिए। तो ये लोन पेयर माइनस पास में है तो पास में है तो अनस्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पर है और लोन पेयर यहाँ पे है तो देखिए कितना दूर में है, ऑपोजिट लोन पेयर और माइनस बहुत दूर में है तो ये स्टेबल। लोन पेयर माइनस पास में हो जाएगा तो पास में होते ही अनस्टेबल बन जाएगा, तो ये अनस्टेबल लेकिन ये स्टेबल। तो ए बी में ज़्यादा स्टेबल होगी बी, तो बी का स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा होगा, तो बी का स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा होगा। अब हमको कंपेयर करना है सी और डी में, क्योंकि हम लोग पहले ही कंपेयर कर लिए थे, पहले ही पता लग गया था, चूंकि ए और बी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट उसका स्टेबिलिटी कम, इसलिए ए बी को सी डी से पीछे रख दिया, क्योंकि सी डी में ऑक्टेट कंप्लीट है, इस दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के लिए इन दोनों का स्टेबिलिटी कम सी डी से। अब हम लोग ए बी में कंपेयर किए तो बी का स्टेबिलिटी मिला ज़्यादा ए से, अब सी डी में कंपेयर करेंगे, फिर सेम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक कीजिए, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के बाद चेक करेंगे चार्ज, यहाँ पर भी प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पर भी प्लस माइनस चार्ज। चार्ज के बाद क्या देखेंगे, प्लस माइनस चार्ज को देखेंगे। प्लस माइनस चार्ज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, प्लस माइनस स्टेबल पास में होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस के बीच में देखिए एक ही कार्बन एटम है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का दूरी इतना दूर। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस माइनस ज़्यादा दूर, यहाँ से प्लस माइनस पास में, तो प्लस माइनस पास में स्टेबल होता है, तो डी और सी में ज़्यादा स्टेबल हो गया डी, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा सी। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस माइनस दूर हो गया और दूर हो गया प्लस माइनस पास में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, एक प्लस है माइनस है। यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है तो थोड़ा दूर है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा दूर इसमें है और ज़्यादा दूर है तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो इस तरह से हम लोग जब भी कैनोनिकल फॉर्म का स्टेबिलिटी कंपेयर करने को आता है तो इस तरह से हम लोग रूल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है ऑक्टेट कंप्लीट का, जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब हम लोग नेक्स्ट रूल्स पे आएंगे। अब देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में है एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। ये हमारे पास पहला कंपाउंड, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें से एक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। अब उस हाइड्रोजन का हमको एसिडिटी को कंपेयर करके बोलना है कि उस हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए यहाँ पे भी इस तरह का कंपाउंड दे दिया है, कार्बन, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे साइनाइड को जोड़ दिया गया है, साइनाइड को जोड़ दिया गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन बी और हाइड्रोजन सी, तो ए बी सी में बताना है कौन सा हाइड्रोजन का एसिडिटी सबसे ज़्यादा। एसिडिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, एसिडिटी जब भी निकालना होगा तो H प्लस को हटाइए, H प्लस को हटते ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाइए, H प्लस को हटाते ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाइए और H प्लस को हटाते ही नेगेटिव चार्ज को बनाइए। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज बना लिया, नेगेटिव चार्ज बनते ही ये बन जाएगा कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक कीजिए। अब हमको कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमका 3 मेंबर का रिंग है, 3 मेंबर के रिंग में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, माने पूरा रिंग प्लेनर हो गया। प्लेनर होते ही नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस है, माने अब हमको चेक करना है साइक्लिक कंजुगेशन भी हो रहा है। कैसे, नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा माइनस। तो माने जब भी हमको स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने का ये रूल है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करेंगे, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्शन। तो सबसे पहले हमको एरोमेटिसिटी चेक करना है। एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए मैंने पहले कंपेयर कर लिया कि पूरा रिंग प्लेनर, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर के बाद चेक करेंगे साइक्लिक कंजुगेशन है। साइक्लिक कंजुगेशन है इसमें नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव। अब चेक करेंगे कितना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक नेगेटिव माने 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन माने रिंग एंटी एरोमेटिक बन गया, बहुत अनस्टेबल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा रिंग प्लेनर है, sp2 साइक्लिक कंजुगेशन भी है। ये नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक। यहाँ पे चेक कीजिए नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव 2 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक। तो देखिए
ये रिंग देख रहा है कि जब भी मैं हाइड्रोजन को छोड़ दिया, पहले देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन था, उसी हाइड्रोजन को मैंने H+ के फॉर्म में यहाँ से हटा दिया, और जब भी मैं हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में हटाता हूँ तो ये रिंग देखता है कि हाइड्रोजन के हटते ही मेरे को जो नेगेटिव चार्ज आया है वो नेगेटिव चार्ज मेरे को रिंग को एंटी एरोमेटिक बना रहा है, जो कि बहुत अनस्टेबल है। मैंने रिंग एंटी एरोमेटिक बन गया है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन गया, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन गया, तो क्या है कभी हाइड्रोजन को रिलीज़ करना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के रिलीज़ होते ही इसका रिंग अनस्टेबल बन रहा है और कभी ये अनस्टेबिलिटी को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए वो हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा ही नहीं। अब ये अगर हाइड्रोजन को रिलीज़ ही नहीं कर रहा है तो इसका एसिडिटी बहुत कम होगा, क्योंकि एसिडिटी तभी होता है जब हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा। हाइड्रोजन को इसलिए नहीं रिलीज़ करेगा क्योंकि हाइड्रोजन के रिलीज़ होते ही जब नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है वो नेगेटिव चार्ज रिंग को अनस्टेबल बना रहा है, इसलिए हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं होगा। इसलिए एक मॉलिक्यूल ए था, ये बी था, सी था, इसलिए ए का एसिडिटी सबसे कम होगा। अब बी सी में क्या देखेंगे? बी सी में देखिए रिंग एरोमेटिक हो रहा है, स्टेबिलिटी हो रहा है, तो ये चाहेगा कि मैं हाइड्रोजन को रिलीज़ करूँ, क्योंकि हाइड्रोजन को रिलीज़ होते ही रिंग एरोमेटिक बन रहा है, स्टेबिलिटी बन रहा है, तो ये भी हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा, ये भी हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रहा है। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक? देखिए कौन सा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा जिस हाइड्रोजन के जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड बना है, मैंने कंजुगेट बेस बना है, वो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल। जो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल वो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक। मैंने हमको ये दोनों कंजुगेट बेस में स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि एसिडिटी का प्रॉब्लम करने के लिए हम लोग H+ को हटाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनते ही स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पर भी रिंग एरोमेटिक बहुत स्टेबल, रिंग एरोमेटिक बहुत स्टेबल, तो एरोमेटिसिटी दोनों में है, तो दोनों में कॉमन हो गया, तो कॉमन से हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, अनकॉमन से कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे अनकॉमन क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये सिग्मा और पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस भी होगा। कैसे होगा? देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन साइनाइड के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे टूट जाएगा, तो नेगेटिव सिग्मा पाई का कंजुगेशन। और हमको ये भी पता होता है चूंकि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है या फिर कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम से जब कोई भी ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, तो देखिए कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो जब भी कोई भी, ये है कंजुगेटेड सिस्टम, ये पूरा रिंग है कंजुगेटेड सिस्टम, तो जब भी कोई कंजुगेटेड सिस्टम के साथ कोई भी ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तो वो -m इफेक्ट शो करता है। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चूंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा नेगेटिव सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इसका स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगा। इसको हम लोग -m इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि -m इफेक्ट होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा। यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन को ये साइनाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, इधर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इधर जाते ही यहाँ से चार्ज घटेगा, और चार्ज घटेगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए सी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का। तो इस तरह से हम लोग एसिडिटी को चेक करते हैं। एसिडिटी को चेक करने के लिए H+ को हटाइए, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी को चेक कर दीजिए। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बेसिसिटी चेक करना है। ये नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन, ये ग्रुप, और यहाँ पे देखिए अब बेसिसिटी में हम लोग क्या कर लेंगे? बेसिसिटी चेक करना मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर का डेंसिटी। देखिए जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा। तो देखिए ये हमारे पास कंपाउंड है, ये 3 मेंबर का रिंग, ये 5 मेंबर का रिंग। अब इन तीनों में ये नाइट्रोजन का बेसिसिटी चेक करा है, ये नाइट्रोजन ए, नाइट्रोजन बी, कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक? बेसिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन को, बेसिसिटी का माने लोन पेयर की मदद से, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर की मदद से ये H+ को अटैक करेगा, ये भी लोन पेयर की मदद से H+ को अटैक करेगा, क्योंकि बेस जनरली सोल्यूशन में पाए जाते हैं, तो सोल्यूशन में H+ होगा और लोन पेयर H+ को अटैक करेगा। तो ये जब भी लोन पेयर H+ को अटैक करेगा तो देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, 3 मेंबर का रिंग, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से था, और चूंकि नाइट्रोजन लोन पेयर को दे रहा है तो नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो भी लोन पेयर को रिलीज करता है, लोन पेयर के रिलीज करते ही उस ग्रुप के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाए। तो देखिए अब देखिए क्या हो गया कि हमारे पास पहले ये स्ट्रक्चर था और बाद में ये स्ट्रक्चर बन गया है। पहले ये था, ये लोन पेयर जब ही H+ को अटैक किया तो लोन पेयर H+ को अटैक करते ही इस नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया है। अब ये लोन पेयर जब H+ को अटैक करेगा तो ये नाइट्रोजन के पास भी प्लस चार्ज आ जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास देखिए प्लस चार्ज आ गया है और ये 2 हाइड्रोजन से इस तरह से जुड़ जाएगा। ये भी नाइट्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया है और इस नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है। पहले देखिए ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा था, लेकिन सॉल्यूशन में H+ को अटैक करते ही ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया है। चूंकि ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया है, अपना लोन पेयर को रिलीज कर दिया है, इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस तरह से। अब देखिए हुआ क्या, H+ को अटैक करने से क्या हो गया,
पहले इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन था sp2। क्यों इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था? तो क्योंकि इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था पहले, जो H+ को अटैक किया है, वो लोन पेयर रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहा था। देखिए ये लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उस लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। अब देखिए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड बना रहा है, तीसरा बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसके पास जो भी लोन पेयर था उस लोन पेयर की मदद से वो नाइट्रोजन H+ को अटैक कर दिया है, मैंने लोन पेयर को रिलीज कर दिया है। लोन पेयर को रिलीज करते ही इस नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। अब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो अब इसके पास हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए सिग्मा बॉन्ड को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मैंने 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज हो गया। यहाँ पे सिमिलरली देखिए इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो देखिए H+ को अटैक करने के कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 बन गया। इसका H+ के अटैक करने के कारण से हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 बन गया। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर था और रिंग था, यहाँ पर भी लोन पेयर था, ये रिंग था, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर साइक्लिक कंजुगेशन है मॉलिक्यूल में, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल में साइक्लिक कंजुगेशन। ये लोन पेयर एक पाई बॉन्ड, माने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिंग बन गया है एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे एक लोन पेयर 2 पाई बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ रिंग बन गया एरोमेटिक। ये सिस्टम स्टेबल, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। लेकिन जब ये H+ को अटैक कर देता है, तो H+ को अटैक करने के बाद अभी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कैसे था, एक पाई बॉन्ड था तो 2 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर था। लोन पेयर के कारण से उस लोन पेयर को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए, तो एक लोन पेयर माने 2 इलेक्ट्रॉन और एक पाई बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एंटी एरोमेटिक। लेकिन अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर H+ को अटैक कर दिया है, तो अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसके पास सिर्फ पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है माने 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाता है रिंग एरोमेटिक। माने पहले रिंग था एंटी एरोमेटिक, लेकिन H+ को जब ही अटैक किया, तो माने H+ को अटैक करते ही एंटी एरोमेटिक से रिंग बन गया है एरोमेटिक। इसका रिंग पहले था एरोमेटिक। अब देखिए इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड माने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे देखिए जैसे ही इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का बात तभी आता है जब सिस्टम प्लेनर हो। प्लेनर होने के लिए चाहिए कि सिस्टम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते ही सिस्टम नॉन प्लेनर, और सिस्टम नॉन प्लेनर तो ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं। तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये पहले एरोमेटिक था, लेकिन H+ को अटैक करके नॉन एरोमेटिक बन गया है। एरोमेटिक का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक। तो ये मॉलिक्यूल देख रहा है कि मैं जब भी H+ को अटैक करता हूँ, तो H+ को अटैक करते ही मैं नॉन प्लेनर बन जाता हूँ। मैंने नॉन एरोमेटिक बनने का कारण में इसको H+ को अटैक करना पड़ रहा है, मैंने H+ को अटैक करते ही नॉन एरोमेटिक बन रहा है, और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल। मैंने ये देख रहा है कि मैं जब भी मैं H+ को अटैक करता हूँ, तो H+ को अटैक करते ही मैं नॉन एरोमेटिक बनते ही मैं अनस्टेबल बन जाता हूँ, क्योंकि नॉन एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में नॉन एरोमेटिक अनस्टेबल और एरोमेटिक स्टेबल। मैंने ये स्टेबल स्ट्रक्चर से अनस्टेबल स्ट्रक्चर में बन जाता है जब H+ को अटैक करता है। मैंने ये देख रहा है कि मैं H+ को अटैक करते ही अनस्टेबल बन जा रहा हूँ। तो कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी H+ को अटैक करके अगर अनस्टेबल बन जाता है, तो वो मॉलिक्यूल कभी भी H+ को अटैक नहीं करेगा। तो इस मॉलिक्यूल का H+ का अटैक कम होगा। अब इस मॉलिक्यूल का H+ का अटैक को ही हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं, और इस मॉलिक्यूल का H+ का अटैक कम होगा, क्योंकि H+ को अटैक करते ही सिस्टम नॉन एरोमेटिक, और पहले था एरोमेटिक, बाद में बन गया नॉन एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल, बाद में नॉन एरोमेटिक में नॉन स्टेबल अनस्टेबल। तो सिस्टम स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी बन रहा है H+ के अटैक करने के कारण से, इसलिए H+ को अटैक नहीं करेगा, और H+ को अटैक नहीं करेगा तो उसका बेसिसिटी कम होगा। इसलिए A मॉलिक्यूल और B मॉलिक्यूल में B का बेसिसिटी कम होगा और A का बेसिसिटी ज़्यादा होगा। A को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले था एंटी एरोमेटिक, लेकिन H+ को अटैक करके बन गया नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में देखिए नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है एंटी एरोमेटिक से, लेकिन नॉन एरोमेटिक कम स्टेबल है एरोमेटिक से। पहले एंटी एरोमेटिक था, बाद में बन गया नॉन एरोमेटिक, मैंने बाद में ज़्यादा स्टेबल। H+ को अटैक करके ज़्यादा स्टेबल, मैंने H+ को जरूर अटैक करेगा, H+ को जरूर अटैक करेगा, H+ को अटैक करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, H+ को अटैक करने का टेंडेंसी ज़्यादा, मैंने बेसिसिटी ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग एरोमेटिसिटी के बेसिस पे हम लोग इस तरह से बेसिसिटी को भी डिफाइन किया जा सकता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा इस बात को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एसिडिटी को बताना है। तो देखिए COH का कंपाउंड दे दिया है जो कि बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया गया है, और इस कंपाउंड में एक दे दिया है NO2। हमको पता है NO2 एक बल्कि ग्रुप होता है। यहाँ पे बल्कि ग्रुप के साथ साथ दोनों ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप दिख जाए या किसी भी दोनों एडजेसेंट ग्रुप के बीच में बल्कि ग्रुप दिख जाए तो ध्यान दे दीजिएगा क्या कि वहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट हो सकता है। ऑर्थो इफेक्ट में हमने 2 इफेक्ट पढ़ा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, और ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब चेक किए हैं। देखिए साइनाइड लीनियर ग्रुप है और लीनियर ग्रुप कभी भी बल्कि ग्रुप नहीं कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप ये नहीं है तो यहाँ पे ये जो मिथाइल और ये मिथाइल के बीच में ये बल्कि ग्रुप नहीं है, तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर ग्रुप है और लीनियर ग्रुप कभी बल्कि ग्रुप नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे NO2 है जो कि नॉन लीनियर ग्रुप है, इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है। तो इतना ज़्यादा बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप में बहुत अच्छा स्टेरिक रिपल्सन, ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप में बहुत अच्छा स्टेरिक रिपल्सन। तो इसका स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण से क्या होगा कि ये NO2 जो रिंग पे अपना इफेक्ट शो कर पा रहा था वो इफेक्ट टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ये NO2 कैसे इफेक्ट शो कर रहा है, बेंजीन के साथ जुड़ा है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम बेंजीन के साथ जुड़ा होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका इफेक्ट लगता है -M। मैंने NO2 का यहाँ पे लग रहा है -M। कार्बन बेंजीन के साथ जुड़ा है, बेंजीन माने कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम से कोई भी एटम जुड़ा हो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका इफेक्ट लगता है -M। इसका भी -M, इसका भी -M। लेकिन -M + M रेजोनेंस माने ऑर्बिटल का ओवरलैप। ऑर्बिटल का ओवरलैप तभी होता है जब दोनों ऑर्बिटल पैरेलल हो, लेकिन रिपल्सन के कारण से कोई ऑर्बिटल घूम जाए और ऑर्बिटल का ओवरलैप ही टूट जाए तो रेजोनेंस टूट जाएगा। चूंकि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है CH3 ग्रुप और NO2 ग्रुप का, CH3 ग्रुप का NO2 ग्रुप का, रिपल्सन के कारण से ऑर्बिटल घूम जाएगा, ऑर्बिटल के घूमते ही रेजोनेंस टूटेगा और रेजोनेंस के टूटते ही -M इफेक्ट घट जाएगा, -M इफेक्ट हट जाएगा। क्यों? रेजोनेंस ही नहीं है, और रेजोनेंस ही नहीं है तो +-M रेजोनेंस की मदद से लगता है। जब रेजोनेंस ही नहीं है तो -M इफेक्ट लगेगा ही नहीं। अब हमको इन दोनों मॉलिक्यूल में एसिडिटी चेक करना है। एसिडिटी चेक करने के लिए ये है एसिडिक ग्रुप COH, ये है एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप से H+ को हटाइए, माइनस चार्ज बनाइए, H+ को हटाइए, माइनस चार्ज बनाइए। अब इन दोनों कंजुगेट बेस, ये जो H+ को हटाने के बाद माइनस चार्ज जो वाला कंपाउंड जो बनता है उसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं। अब इन दोनों कंजुगेट बेस में स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। यहाँ पे NO2 -M नहीं लगाएगा, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण से -I इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे साइनाइड -M लगाएगा और साइनाइड -M के साथ साथ -I भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन में, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन के पास डेल्टा-, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो कार्बन के पास डेल्टा+। चूंकि इसके पास डेल्टा+ आ गया है तो डेल्टा+ आने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण से ये -I भी लगाएगा। मैंने साइनाइड -M भी लगा रहा है, -I भी लगा रहा है, लेकिन ये सिर्फ -I लगा रहा है। तो -M माने इसका -I माने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा खींचेगा यहाँ से नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा घट जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बहुत खींचा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे -M -I दोनों लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ -I लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है लेकिन कम खींचा जा रहा है। यहाँ पे कम खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन माने यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम घटेगा, यहाँ पे ज़्यादा खींचा जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा घट गया। इलेक्ट्रॉन घट गया माने चार्ज घट गया, इसका चार्ज ज़्यादा घट गया, चार्ज ज़्यादा घट गया तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना कम चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो A और B में B का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो B का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो B का एसिडिटी ज़्यादा, तो B का एसिडिटी ज़्यादा तो B का हम लोग बोल सकते हैं B का Ka ये भी ज़्यादा और B का Ka ज़्यादा तो B का pKa कम। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया जा सकता है। एसिडिटी पे Ka का बात किया जा सकता है, एसिडिटी पे pKa का बात किया जा सकता है, इस तरह से। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो इस बेसिसिटी में एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन में हमको गुआनिडीन बेस बोलते हैं इन सब कुछ मॉलिक्यूल को। तो गुआनिडीन बेस में हमको ध्यान में रखना पड़ता है किस गुआनिडीन बेस में हमको, गुआनिडीन बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा बेसिक कंपाउंड होता है। तो ये देखिए, ये दूसरे एक गुआनिडीन, ये है गुआनिडीन ग्रुप और ये गुआनिडीन जैसा ग्रुप है लेकिन गुआनिडीन ग्रुप नहीं है। तो ये हमको याद नहीं करना है कौन सा क्या है, हमको बस देखना है किसका बेसिसिटी ज़्यादा है, ए का या बी का। बेसिसिटी चेक करने के लिए देखिए, बेसिसिटी माने नाइट्रोजन पे लोन पेयर का डेंसिटी, तो इसमें तो 2 नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, तो कौन से नाइट्रोजन पे लोन पेयर का डेंसिटी चेक करें। पहला तो क्वेश्चन ये कि 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन में से कोई इस नाइट्रोजन पे हमको लोन पेयर का डेंसिटी चेक करना है। माने इस मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन में कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक, पहले ये पता करेंगे कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक। तो इस मॉलिक्यूल में पता लगेगा, मान लीजिए ये इन दोनों में ये मॉलिक्यूल ज़्यादा बेसिक, ये नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक, इन दोनों में भी ये नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक।
तब हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसमें और इसमें कौन बेसिक। तो पहले इन दोनों में कंपेयर करना है कौन बेसिक, इन दोनों में कंपेयर करना है कौन बेसिक, उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन पे आएंगे जब हमको इसमें और इसमें कंपेयर करना हो। तो इन दोनों में बेसिसिटी चेक करने के लिए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। क्योंकि नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन अगर यदि नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये बात याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, चूंकि नाइट्रोजन नहीं न्यूट्रल है, न्यूट्रल कोई भी एटम है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो न्यूट्रल एटम के पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग इसका लोन पेयर पता करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए लोन पेयर पता करेंगे। लोन पेयर पता करने का तरीका है कि पहले देखिए कि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मैंने आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। कोई भी चार्ज नहीं है तो 5 का 5 ही रहना चाहिए। मान लीजिए नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज होता तो एक नेगेटिव चार्ज, तो मैंने आउटर मोस्ट शेल में 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो 5 में से 1 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में लॉस, नेगेटिव चार्ज में गेन। तो नेगेटिव चार्ज में गेन होता है इसलिए नेगेटिव में 5 में प्लस करेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में लॉस होता है तो 5 में -1 करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, मैंने 5 का 5 रहेगा। अब 5 रहना चाहिए, लेकिन है कितना? तो चूंकि ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होगा, दूसरे बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होगा। तो हमको ये देखने में मिल रहा है कि नाइट्रोजन को होना चाहिए 5, लेकिन अभी से 2 ही तो दिख रहा है, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, ये नाइट्रोजन का नहीं होगा, ये कार्बन का होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इधर से, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इधर से, होना चाहिए 5, दिख रहा है 2, तो दिख रहा है 2, होना चाहिए 5। माने एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो होना चाहिए 5 और दिख रहा है 3, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी है तो एक बॉन्ड इसके साथ ये भी बना रहा है, तो एक दूसरा तीसरा, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 है, होना चाहिए 5। माने 2 ठो का और होना चाहिए, 2 ठो इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए। तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन अपना, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे का, तो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन, होना चाहिए 5 है 3, माने 2 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, तो इसके पास लोन पेयर के फॉर्म में ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग लोन पेयर निकालते हैं कितना है। जैसे इस नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन का आउटर में 5 होना चाहिए, बना है 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और है। अब हम लोग इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पता कीजिए। इस नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 3 + 1 4 माने इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, यहाँ पे 2 सिग्मा बना रहा है और लोन पेयर पहले से क्वेश्चन में दे दिया है, तो पहले से दे दिया तो निकालना नहीं है हमको। तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ भी 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2 sp3 में ज़्यादा s कैरेक्टर sp2 के पास, यहाँ पे s कैरेक्टर 33%, यहाँ पे 25%, 33%, ज़्यादा s कैरेक्टर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी ज़्यादा, और जब भी अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी ज़्यादा तो छोड़ने का टेंडेंसी कम, और छोड़ने का टेंडेंसी कम तो बेसिसिटी कम, छोड़ने का टेंडेंसी कम। देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी कम, और अपने पास रखने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए इन दोनों में पहले हम एस कैरेक्टर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 बने 33%, एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी ज़्यादा, और रखने का टेंडेंसी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का टेंडेंसी कम, और छोड़ने का टेंडेंसी कम तो लगता है जब छोड़ने का टेंडेंसी कम तो उसका बेसिसिटी कम। तो हमको इन दोनों नाइट्रोजन में पता लगा कि इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी कम होना चाहिए और इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी कम होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए ऐसा नहीं होता है, इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा होता है और इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा होता है। इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इस नाइट्रोजन को यहाँ पे लोन पेयर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है,
यहाँ पे लोन पेयर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये लोन पेयर, ध्यान दीजिए, ये लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है और ये लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में है। sp2 ऑर्बिटल में होने के कारण से इस नाइट्रोजन का लोन पेयर का बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए को हम लोग गुआनिडीन कंपाउंड बोलते हैं। तो गुआनिडीन कंपाउंड में क्या होता है, इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा होगा, तो इन दोनों नाइट्रोजन में इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा, यहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा इसका, यहाँ पे इसका बेसिसिटी ज़्यादा, लेकिन इन दोनों में किसका बेसिसिटी ज़्यादा, ये चेक करने के लिए देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, क्या, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई में कोई रेजोनेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होने के कारण से कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब नाइट्रोजन का बेसिसिटी बढ़ रहा है, इसलिए ए और बी में बोलेंगे ए का बेसिसिटी ज़्यादा है बी से। तो इस तरह से हमको गुआनिडीन ग्रुप में ध्यान दीजिएगा, ये गुआनिडीन ग्रुप था। गुआनिडीन ग्रुप में जब भी नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, उस डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से गुआनिडीन ग्रुप्स का हम लोग बेसिसिटी कंपेयर करते हैं। अब देखिए फिर से हम लोग को गुआनिडीन ग्रुप पे क्वेश्चन दे दिया है, तो हम लोग को गुआनिडीन ग्रुप है और गुआनिडीन ग्रुप को इस तरह से हम लोग जोड़ दिए हैं। तो ये दोनों गुआनिडीन ग्रुप में हमको चेक करना है किसका बेसिसिटी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे COCH3 इस तरह से। तो देखिए ये है कंपाउंड हमारे पास। तो देखिए ये नाइट्रोजन, ये CH3, यहाँ COCH3। तो इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी कंपेयर करना है, ये नाइट्रोजन ए नाइट्रोजन बी। हमको पता है इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा। तो इन दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई में रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पाई में रेजोनेंस। रेजोनेंस जब भी होगा तो रेजोनेंस से पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर में आते ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो दोनों में नेगेटिव चार्ज बन रहा है और नेगेटिव चार्ज बनने के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा नाइट्रोजन पे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा बेसिसिटी, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा H+ अटैक करने का टेंडेंसी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा H+ अटैक करने का टेंडेंसी, और जितना ज़्यादा अटैक करने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा बेसिसिटी। तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन सिर्फ इसी डायरेक्शन में रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये नाइट्रोजन एक रेजोनेंस इस डायरेक्शन में कर रहा है तो दूसरा रेजोनेंस नीचे भी कर रहा है। कैसे, ये लोन पेयर का नाइट्रोजन, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो एक रेजोनेंस नीचे भी कर रहा है, लेकिन ये नाइट्रोजन बस ऊपर की तरफ रेजोनेंस, लेकिन ये नाइट्रोजन ऊपर की तरफ रेजोनेंस और नीचे की तरफ रेजोनेंस, ऊपर की तरफ रेजोनेंस, नीचे की तरफ रेजोनेंस। चूंकि ये लोन पेयर दोनों ऊपर नीचे दोनों रेजोनेंस कर रहा है, तो नेट ऊपर की तरफ रेजोनेंस इसका घट जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये ऊपर की तरफ रेजोनेंस कर रहा है, नीचे की तरफ भी रेजोनेंस, ऊपर भी रेजोनेंस कर रहा है और नीचे भी रेजोनेंस कर रहा है, तो 2 डायरेक्शन में रेजोनेंस हो गया, माने इसका रेजोनेंस डिवाइड हो गया। और रेजोनेंस जब भी डिवाइड हो गया तो इसका रेजोनेंस घट जाएगा, नीचे की तरफ भी कम रेजोनेंस होगा, ऊपर की तरफ भी कम रेजोनेंस होगा, क्योंकि इसका रेजोनेंस डिवाइड हो गया 2 डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ की इसका रेजोनेंस बस एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका 2 डायरेक्शन में रेजोनेंस नीचे ऊपर होने के कारण से डिवाइड हो गया, तो इसका लोन पेयर ऊपर की तरफ रेजोनेंस घट जाएगा। और ऊपर की तरफ रेजोनेंस के कारण से नेगेटिव चार्ज बन रहा था, अब ऊपर का ही रेजोनेंस जिसके कारण से नेगेटिव चार्ज बन रहा था, ऊपर की रेजोनेंस के कारण से वो रेजोनेंस घट गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस ऊपर की तरफ रेजोनेंस है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं घटेगा। यहाँ पे घट क्यों गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऊपर भी कभी जा रहा है, तो ये लोन पेयर कभी नीचे भी आ रहा है इस तरह से। तो लोन पेयर नीचे आने के कारण से ऊपर जाने का जो टेंडेंसी था वो घट रहा है, ऊपर का टेंडेंसी खत्म, तो इसका नेगेटिव चार्ज घट गया। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आराम से सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पे ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो सिर्फ ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे दोनों हो रहा है, इसके कारण से नेगेटिव चार्ज कम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, तो ए का बेसिसिटी ज़्यादा होगा बी से। ये था ए और ये बी। तो इस तरह से गुआनिडीन ग्रुप्स को हम लोग इस तरह से कंपेयर करते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए कि जब गुआनिडीन ग्रुप दिया है तो हम लोग किस तरह से कंपेयर करेंगे। गुआनिडीन ग्रुप में ये बात याद कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन जिसके पास डबल बॉन्ड उसका बेसिसिटी ज़्यादा होता है। अब देखिए हमको 3 ठो कंपाउंड दे दिया है, CH3COOH, H2O और PHOH, NH3। इन तीनों कंपाउंड में हमको एसिडिटी बताना है, कौन ज़्यादा एसिडिटी करने के लिए H+ को हटाइए, H2O से H+ को हटा देंगे तो OH- बन जाएगा। यहाँ से H+ को हटाते ही ये यहाँ पे देखिए एसिडिटी निकालना है, H+ को हटाइए, H+ को हटा देंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, H+ को हटाइए नेगेटिव चार्ज बनाइए, H+ को हटाइए, NH3 से H+ जब भी हटेगा तो NH2- बन जाएगा। तो देखिए ये चारों बन गए कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक कीजिए, कैसे चेक करेंगे,
इंडक्टिव मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तभी लगता है जब एटम और उसका हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो। लेकिन यहाँ पे एटम डिफरेंट है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर में नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर में है। ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज। तो जब एटम डिफरेंट है तो पहले हम लोग एटम से काम करेंगे, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक रेजोनेंस पे जाएंगे। पहले एटम जब डिफरेंट है तो हम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं लगाना है। अब एटम क्या है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों सेम पीरियड का एलिमेंट है। जब सेम पीरियड का एलिमेंट हो तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से काम करेंगे, लेकिन सेम ग्रुप का एलिमेंट हो, माने डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट हो, तब हम लोग चार्ज डेंसिटी की मदद से करेंगे। क्योंकि सेम पीरियड का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, माने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो ये तीनों कंपाउंड इससे ज़्यादा एसिडिक होगा। माने ये कंपाउंड का एसिडिटी सबसे कम, माने NH3 का एसिडिटी सबसे कम, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल उसका कंजुगेट एसिड, जो ज़्यादा स्टेबल जिसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक। तो इसका कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल, तो PHOH CH3COH OH H2O ज़्यादा एसिडिक, ये कम एसिडिक, तो CH3 का एसिडिटी सबसे कम। अब इन तीनों में कंपेयर करेंगे। अब इन तीनों में देखिए, अब इन तीनों में एटम भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे पीएच माने फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग माने यहाँ पे बेंजीनिंग इस तरह से जोड़ दिया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस है माइनस सिग्मा पाई का, इस तरह से ये माइनस यहाँ पे जुड़ेगा और ये इधर टूट जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस है। देखिए देखने में लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगा, यहाँ पे कम रेजोनेंस होगा, लेकिन याद रखिए जब इस तरह का ग्रुप में रेजोनेंस होता है C डबल बॉन्डेड O माइनस, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस चार्ज यह भी ऐसे टूटेगा, ऐसा टूटते ही इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज बनेंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ये सिंगल बॉन्ड, जो ये पहले सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड बाद में डबल बॉन्ड बन गया है, और ये डबल बॉन्ड बाद में सिंगल बॉन्ड बनी है। तो देखिए जब इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, इस मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने के कारण से इससे रेजोनेंस इसमें ज़्यादा होगा, इससे रेजोनेंस इसमें ज़्यादा होगा तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो CH3COOH का एसिडिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद PHOH का, उसके बाद वाटर का, उसके बाद एमोनिया का। लेकिन समझिए इसमें ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्यों हुआ? इक्विवेलेंट रेजोनेंस तब बोलते हैं जब जितना कैनोनिकल फॉर्म बने, सब कैनोनिकल फॉर्म एक दूसरे के आइडेंटिकल बने। माने एक कैनोनिकल फॉर्म अगर यदि A बना तो दूसरा कैनोनिकल फॉर्म भी A ही बनना चाहिए, दूसरा कैनोनिकल फॉर्म B नहीं बनेगा। तो ये एक कैनोनिकल फॉर्म, ये दूसरा कैनोनिकल फॉर्म, इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म में चेक कीजिए, एक C के और ऑक्सीजन के साथ एक है डबल बॉन्ड और एक C ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। इस कैनोनिकल फॉर्म में चेक कीजिए, एक C ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, एक C ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, और एक C ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो जितना बॉन्ड इसमें उतना ही बॉन्ड इसमें, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो इसमें जो भी चीज़ है वही चीज़ इसमें है, माने ये दोनों बराबर है तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इसलिए इसमें होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने के कारण से इसका रेजोनेंस ज़्यादा होता है इस रिंग से। देखने में लगता है इसका रेजोनेंस ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का एक्सटेंड, रेजोनेंस बड़े से एरिया में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने के कारण से यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, एसिटिक एसिड का एसिडिटी फिनॉल से ज़्यादा होता है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई सी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेबिलिटी फिनॉल से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है, ये एक हाइड्रोजन है जिसको लेबल कर दिया गया है, इसको NaH के साथ हम लोग रिएक्ट करवा दिए हैं, NaH से रिएक्ट करते A बनेगा, उसको H2O से रिएक्ट किया गया है तब हमको प्रोडक्ट B बनेगा। अब वो हमको निकालना है कि B क्या बनेगा। तो पहले A क्या बनेगा, B क्या बनेगा, ये करना है। ये करने के लिए सबसे पहले समझिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहाँ पर है, ये स्टार का माने है यहाँ पे कार्बन है। स्टार का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसको हम लोग लेबल कर दिए हैं, लेबल माने उस कार्बन को हम लोग बता दिए हैं। मान लीजिए ये कार्बन C14 है तो स्टार का माने C14, लेबलिंग माने आइसोटोप से लेबल करते हैं, और सीधा मन लेबलिंग का कुछ नहीं है। उस कार्बन को आप मान लीजिए उस कार्बन को येलो कलर कर दिए हैं,
या कार्बन को रेड कलर करती है। अब इस कार्बन को रेड कलर कर दिए हैं तो ये रेड कलर का कार्बन यहीं का यहीं रह जाएगा, और जितना भी मॉलिक्यूल बनाएंगे सब मॉलिक्यूल में रेड कलर का कार्बन यहीं पे रहेगा। इसी का मीनिंग होता है लेबल करना। लेबल माने कलर कर देना, कलर माने उसको आइसोटोप से टच करा देना। आइसोटोप से जैसे टच करा देंगे उसमें आइसोटोपिक इफेक्ट आ जाएगा, माने इस क्वेश्चन को आइसोटोपिक इफेक्ट की मदद से काम करना है। अब कैसे काम करेंगे, तो इस कार्बन चूंकि 2 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन के हिसाब से हाइड्रोजन निकालने का तरीका होता है। कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 को 2 से माइनस कीजिए, तो 4 को 2 से माइनस करते ही हमको मिलेगा 2, माने इस कार्बन के पास होना चाहिए 2 हाइड्रोजन। तो ये कार्बन है लेवल हाइड्रोजन, माने कुछ भी लेवल मान लीजिए, तो यहाँ पे कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, अब जिसको NaH के साथ रिएक्ट कराएंगे, अब क्या होगा देखिए, NaH में सोडियम एल्कली मेटल है तो Na के पास हो जाएगा प्लस चार्ज और हाइड्रोजन के पास आएगा माइनस चार्ज, तो NaH टूट जाएगा, Na प्लस में और H माइनस में टूट जाएगा। अब ये H माइनस इन दोनों H में से किसी भी H को हटा के ले जाएगा। यहाँ पे H माइनस इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा लिया, तो जब ये किसी भी हाइड्रोजन को हटा लिया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग क्या किए, सीधा कुछ नहीं, जब NaH से रिएक्ट किया गया है या फिर KH से रिएक्ट किया जाता है तो NaH सोडियम एल्कली मेटल होता है, एल्कली मेटल प्लस चार्ज के फॉर्म में रहता है, तो Na प्लस H माइनस। अब ये H माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा के लेके चले जाएगा। इस हाइड्रोजन को इसलिए हटाया क्योंकि इस हाइड्रोजन के हटते ही यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ये रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक कंजुगेशन होकर रिंग एरोमेटिक बन जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन को हटाने का कितना इंपॉर्टेंट रूल था, क्योंकि हाइड्रोजन का हटते ही रिंग एरोमेटिक मैंने बहुत स्टेबल बन गया। अब रिंग जैसे स्टेबल बन गया 100% हाइड्रोजन को हटाएगा, तो देखिए ये हमारा कंपाउंड बन गया एरोमेटिक, और यही है ए माने ये एरोमेटिक कंपाउंड। अब इस ए में इसको H2O से अटैक किए हैं, अब इसको H2O से अटैक करेंगे तो सीधा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा। अब क्योंकि ये एक कैनोनिकल फॉर्म है, यहाँ पे इस फॉर्म में रेजोनेंस भी तो चल रहा है, तो इसलिए हमको इसका बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना है। अगर यदि बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना है क्योंकि ये तो इसी फॉर्म में नहीं बनेगा, क्योंकि जब ही यहाँ पे एरोमेटिसिटी चल रहा है, सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, तो नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस, पाई सिग्मा नेगेटिव का रेजोनेंस, तो यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस करके और कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे टूटेगा, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस हम लोग जानते हैं एक चार्ज दूसरे जगह पे चला जाता है, दूसरा चार्ज एक जगह पे आ जाता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये लेवल कार्बन, इस तरह से लेवल कार्बन यहीं का यहीं पे। अब फिर देखिए आगे का रेजोनेंस भी होगा, नेगेटिव यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे बन जाएगा, तो दूसरा कैनोनिकल फॉर्म देखिए इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे पाई, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बन गया है डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये है लेवल कार्बन। अब देखिए जितना जगह पे, तो ये देखिए 3 कैनोनिकल फॉर्म बन गया। अब ये और कैनोनिकल और रेजोनेंस कराएंगे, अगर इसको और रेजोनेंस करा दिए तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा, तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको और रेजोनेंस भी हो सकता है। देखिए और रेजोनेंस कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे टूट जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा तो देखिए नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम लोग इसको, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया था तो पाई बॉन्ड यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, अब नेगेटिव चार्ज और आगे का रेजोनेंस कर रहा है, और अगर रेजोनेंस होगा तो करेगा, और यहाँ पे चूंकि हो रहा है रेजोनेंस, क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस हो रहा है, तो और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हम लोग क्या किए, सीधा एक कैनोनिकल फॉर्म बनाता है, कैनोनिकल फॉर्म में रेजोनेंस कराते गए, नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस पाई यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस पाई यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, तो चारों कैनोनिकल फॉर्म। अब चारों कैनोनिकल फॉर्म में जहाँ जहाँ H माइनस बना है वहाँ पे H प्लस को अटैक कर दीजिए, वहाँ पे H प्लस अटैक कर जाएगा, तो ये हमारा मॉलिक्यूल। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था तो यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना था, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे O माइनस, H माइनस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे चूंकि वाटर के साथ रिएक्ट किया गया है तो नेगेटिव चार्ज आके H माइनस, समझिए बात को, H माइनस देखिए क्योंकि H माइनस अटैक करेगा इसको, H माइनस के अटैक करने के कारण से H माइनस नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है वहाँ पे H प्लस को अटैक करा देंगे, क्योंकि देखिए हमको वाटर के साथ रिएक्ट किया गया, तो वाटर के साथ रिएक्ट मैंने, वाटर में 2 कंपोनेंट होता है H प्लस और OH माइनस। अब हमको मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज बन रहा था, अब जहाँ जहाँ मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो नेगेटिव चार्ज को तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को कभी नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज। H प्लस OH माइनस में पॉजिटिव कंपोनेंट H प्लस, माने जहाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है नेगेटिव चार्ज को H प्लस अटैक करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे H प्लस अटैक किया, यहाँ पे नेगेटिव बना था तो वहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव बना था तो यहाँ पे H प्लस को अटैक करा दीजिए, और H प्लस को अटैक करके जितना स्ट्रक्चर बनेगा सब स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि GOC में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं किए हम लोग, यहाँ पे सीधा हम लोग एक H प्लस को हटा दिए, उस H प्लस को इसलिए हटा दिए क्योंकि H प्लस को हटने के बाद रिंग एरोमेटिक बन रहा था, रिंग सिस्टम स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी के लिए वो H प्लस हट जाएगा। अब जब ही स्टेबल हुआ तो वो एक कैनोनिकल फॉर्म बना रहा था, अब एक कैनोनिकल फॉर्म बना तो वो कैनोनिकल फॉर्म रेजोनेंस करेगा और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना दीजिए। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका जितना
कैनोनिकल फॉर्म होगा, सब कैनोनिकल फॉर्म को बना के हमको लास्ट में H+ को अटैक कर देना था। अब देखिए हमको कुछ कंपाउंड दे दिया गया है, इस कंपाउंड में हमको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो ये कंपाउंड सीधा बेसिसिटी का हम लोग सीधा जो रूल है हमारे पास, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करने का तरीका, ये नाइट्रोजन को दो साइड से प्लस आई लग रहा है, ऊपर से H का जीरो इफेक्ट, नाइट्रोजन को एक साइड से प्लस आई लग रहा है, इस नाइट्रोजन को एक साइड से, दूसरे साइड से, तीसरे साइड से प्लस आई कैसे? क्योंकि यहाँ पे CH2 ग्रुप है, CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है और यहाँ पे CH ग्रुप है। CH2 ग्रुप इधर और यहाँ पे CH2 ग्रुप, ध्यान दीजिए CH2 ग्रुप, CH ग्रुप, CH3 ये सब एल्काइल ग्रुप्स होता है और एल्काइल ग्रुप ऑलवेज प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को तीनों डायरेक्शन से प्लस है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन को, ये है नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पर है। तो चूंकि नाइट्रोजन यहाँ पर है तो यहाँ पे प्लस आई सिर्फ एक डायरेक्शन से लगेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन को प्लस आई दो डायरेक्शन से लगेगा। तो चूंकि नाइट्रोजन को दो डायरेक्शन से प्लस आई तो यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा, यहाँ पे तीन डायरेक्शन से प्लस आई तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इसमें, सबसे ज़्यादा प्लस आई इसमें, तो प्लस आई के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का यहाँ पे होगा। तो ये C, ये B, A, तो C का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर A का, फिर B का, क्योंकि B में बस एक ही डायरेक्शन से प्लस आई लग रहा था। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया है CH3OCH3 और इसको रिएक्ट करा दिया गया है AlCl3 के साथ। अब AlCl3 के साथ इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट किया गया है, अब हमको प्रोडक्ट बनाना है। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको ये पता करना है कि इस एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल इस तरह से है। अब वैकेंट ऑर्बिटल है और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है, इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल है। ध्यान रखिएगा AlCl3 को लिविस एसिड भी बोलते हैं और लिविस एसिड चूंकि है इसलिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और वैकेंट ऑर्बिटल को लोन पेयर इस तरह से अटैक कर देगा और जब ये अटैक कर देगा तो इस तरह से हमको स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड बना लिया है Al के साथ, यहाँ पे 3 Cl 3 Cl। चूंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को लॉस किया है तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज और एल्यूमिनियम चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इसलिए एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो बेसिसिटी के लिए देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2 NH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2 CH2 डबल बॉन्ड CH NH CH3। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया है। इस क्वेश्चन में हमको बेसिसिटी का, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। इस क्वेश्चन में NH है, डबल बॉन्डेड O है, इस तरह से रिंग दे दिया है। यहाँ पे NH प्लस, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे A से इस तरह से, यहाँ पे NH प्लस, यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड दे दिया। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। कौन सा बेसिसिटी का माने? नाइट्रोजन पे लोन पेयर का डेंसिटी, नाइट्रोजन पे लोन पेयर का डेंसिटी, नाइट्रोजन पे लोन पेयर का डेंसिटी। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर है, जिस नाइट्रोजन के ऊपर में जितना ज़्यादा लोन पेयर का डेंसिटी उस नाइट्रोजन का बेसिसिटी उतना ज़्यादा। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है क्योंकि नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड, जब भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में बना रहा है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में रहता है। यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में है और ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे? लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस, यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कोई भी लोन पेयर, जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो चूंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर से लोन पेयर घट गया क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में भाग रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में भाग रहा है तो उसके पास से लोन पेयर चला गया, उसके पास से लोन पेयर चला गया। देखिए लोन पेयर जा रहा है, लोन पेयर चला गया तो उसके पास लोन पेयर घट गया, उसके पास लोन पेयर घट गया तो इसका बेसिसिटी घट गया। लेकिन यहाँ का लोन पेयर यहीं का यहीं पे है, यहाँ का लोन पेयर देखिए, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ का यहीं पे है। और ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? sp3 ऑर्बिटल में है क्योंकि नाइट्रोजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, याद कर लीजिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2, सिंगल बॉन्ड है sp3। यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई रेजोनेंस नहीं होता है, तो ये रेजोनेंस नहीं है। लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस है तो रेजोनेंस है। देखिए यहाँ पे देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर यहाँ पे भागेगा, यहाँ पे भागेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर का एबिलिटी कम तो इसका बेसिसिटी घट जाएगा क्योंकि एबिलिटी घट रहा है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो उसके पास लोन पेयर तो घट गया, उसके पास लोन पेयर घट गया तो उसका बेसिसिटी घट गया क्योंकि जितना ज़्यादा लोन पेयर उसके पास रहेगा उतना ज़्यादा बेसिसिटी, जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना ज़्यादा अटैक करने का टेंडेंसी। यहाँ पर भी घट रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, यहाँ पे नहीं घट रहा है, यहाँ पे नहीं घट रहा है। अब इन दोनों में A में ये B, ये C और D, पहले हम लोग C
डी में चेक कर लेते हैं, क्योंकि सी डी में नहीं, सी और बी में चेक करें, क्योंकि बी में भी घट रहा है, सी में भी घट रहा है, मैंने इन दोनों में किस में ज़्यादा घट रहा है, उसमें ज़्यादा घटेगा। अब देखिए रेजोनेंस से तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जितना रेजोनेंस होगा यहाँ पर भी उतना ही रेजोनेंस होगा। देखिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बी और डी में कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बी में रेजोनेंस चल रहा है और रेजोनेंस डी में चल रहा है। क्योंकि बी में देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड था, तो लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था इस तरह से, और यहाँ पर भी लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन चेक कीजिए, हाइपर कंजुगेशन में जब हम लोग चेक करने के लिए गए तो यहाँ पे हमको 3 अल्फा एच मिला। क्यों? क्योंकि सी डबल बॉन्डेड सी का एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन 3 अल्फा एच। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन के कारण से क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन के कारण से ये ग्रुप अपना प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि CH3 ग्रुप हमको पता होता है जब भी कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ कोई भी हाइपर कंजुगेटिव ग्रुप जुड़ जाता है, या फिर कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जब भी CH3 को जोड़ देते हैं, तो देखिए ये कंजुगेटेड सिस्टम है। क्यों कंजुगेटेड सिस्टम है? लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेटेड सिस्टम से CH3 जुड़ा है। कंजुगेटेड सिस्टम से जब भी कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है तो वो अपना प्लस एच इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर भी कंजुगेटेड सिस्टम है, लोन पेयर सिग्मा पाई, और यहाँ पर भी है CH3। तो लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जब भी कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ गया CH3 ग्रुप, तो ये अपना शो करेगा प्लस एच इफेक्ट। तो यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन, दोनों हाइपर कंजुगेशन बराबर, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पर भी 3 अल्फा एच। हाइपर कंजुगेशन से भी बात नहीं हो रहा है। आ जाइए इंडक्टिव पे। इंडक्टिव में क्या देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन को इंडक्टिव मिला, यहाँ पर भी नाइट्रोजन को इंडक्टिव मिल रहा है। तो चूंकि दोनों में नाइट्रोजन को इंडक्टिव मिल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे सीधा हमको एक बार ध्यान दीजिए। अब हम लोग पहले इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, ए और सी में कंपेयर कर लेंगे। तो ए और सी में जब कंपेयर करते हैं तो ए सी में देखिए, ए सी में हमको पता लगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, और सी में भी नाइट्रोजन का रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ का यहीं पर है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल में है और यहाँ पे sp3 ऑर्बिटल में है। sp2 ऑर्बिटल में है तो sp2 ऑर्बिटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को रखने का टेंडेंसी ज़्यादा, छोड़ने का टेंडेंसी कम, तो बेसिसिटी कम। तो सी और ए में सी का बेसिसिटी ज़्यादा होगा देन ए, और बी डी को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बराबर बोल सकते हैं बी और डी में। बी डी में क्योंकि देखिए हाइपर कंजुगेशन से भी बात नहीं चल रहा है, क्योंकि ये भी प्लस एच करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये भी प्लस एच कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये होगा कि डी का बेसिसिटी ज़्यादा होगा। डी का बेसिसिटी इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ये प्लस एच इफेक्ट के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा। देखिए CH3 ग्रुप प्लस एच इफेक्ट के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा, ये भी CH3 प्लस एच इफेक्ट के साथ प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा। लेकिन इन दोनों के प्लस आई इफेक्ट में डिफरेंस है। इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा दूर से लग रहा है, क्योंकि हम लोग इस नाइट्रोजन पे चेक कर रहे हैं इफेक्ट यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो ज़्यादा दूर है, लेकिन यहाँ पे चेक कर रहे हैं यहीं से, तो यहाँ से प्लस आई इफेक्ट पास में, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट दूर में, तो दूर में प्लस आई इफेक्ट घट जाता है। देखिए यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लगाएगा यहाँ तक तो ज़्यादा दूर, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ तक तो पास में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो डी का बेसिसिटी ज़्यादा होगा बी से। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन गया जिसमें हम लोग प्लस आई इफेक्ट से फाइनल काम कर लिया। अब इन दोनों में, तीनों में चेक कीजिए, इन तीनों में हमको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर में प्लस चार्ज है, तो एसिडिटी के लिए सीधा हम लोग का यही रूल है, H+ को हटाइए और नेगेटिव चार्ज बनाइए, H+ को हटा के नेगेटिव चार्ज बनाइए, H+ को हटा के नेगेटिव चार्ज को बनाइए। तो प्लस चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया। अब इनका स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर, ये लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसका एसिडिटी ज़्यादा, तो एक एसिडिटी सबसे ज़्यादा। बी सी में कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड से इसको प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन हम लोग इसमें बेसिसिटी चेक नहीं कर रहे हैं, बेसिसिटी चेक कर रहे हैं तब हम लोग लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करते हैं। हम लोग एसिडिटी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हमको Ka का ऑर्डर बताना है, तो Ka माने एसिडिटी में हम लोग अपना जो कंजुगेट बेस बनता है उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं। तो कंजुगेट बेस ये बना है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं बना क्योंकि पहले से पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर गए। यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O को रेजोनेंस के पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ का लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई कोई भी कंजुगेशन नहीं होता है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट लगेगा। कैसे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस तो यहाँ पे डेल्टा प्लस। जब भी यहाँ पे डेल्टा प्लस बन गया तो डेल्टा प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेल्टा प्लस जब भी बन गया तो डेल्टा प्लस समझिए क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर का डेंसिटी है,
यहाँ पे लोन पेयर का डेंसिटी था, यहाँ पे दोनों साइड से प्लस आई लग रहा है। कैसे? यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है, प्लस आई के कारण से लोन पेयर को बढ़ा दिया। यहाँ पे लोन पेयर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस आई लगा रहे हैं C डबल बॉन्डेड O। ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्डेड O माइनस आई कब लगाता है? C डबल बॉन्डेड O माइनस आई इसलिए लगाता है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से इसके पास डेल्टा माइनस चार्ज और कार्बन के पास डेल्टा प्लस चार्ज। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास डेल्टा माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा प्लस। जब भी इसके पास प्लस चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो खींचने वाला ग्रुप माइनस आई होता है। तो ये माइनस आई के कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ पे लोन पेयर है और ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से लोन पेयर का डेंसिटी घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, नीचे से भी प्लस आई करके इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया माने चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माने चार्ज होता है, चार्ज बढ़ गया, चार्ज घट गया, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ए हुआ था, उसके बाद C और B का स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि B में चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना माने चार्ज का बढ़ना, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सब में हम लोगों को पहले एरोमेटिसिटी चेक करते हैं तरीका, फिर मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कन्जुगेशन पे आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो मान लीजिए हमको बस ये क्वेश्चन दे दिया है, एक बेंजीन रिंग को इस तरह से जोड़ दिया गया है, बेंजीन रिंग को इस तरह से जोड़ के इसको फिर आगे के साइक्लोहेक्साइल रिंग के साथ जोड़ दिया गया है और इस साइक्लोहेक्साइल में बहुत सारे OH ग्रुप को ऐड कर दिया गया है और इस OH ग्रुप में हमको OH ग्रुप का एसिडिटी को बताना है। कौन सा OH ग्रुप, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक, ये हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B और हाइड्रोजन C, इन तीनों हाइड्रोजन में बताना है कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक। एसिडिक के लिए क्या करेंगे? H+ को हटा देंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, H+ को हटा देंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, H+ को हटा देंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे और नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जो ज़्यादा स्टेबल उसका एसिडिटी ज़्यादा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट? क्योंकि नेगेटिव सिग्मा सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा सिग्मा पाई रेजोनेंस नहीं होता है। देखिए नेगेटिव ये सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा सिग्मा पाई कोई रेजोनेंस नहीं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस है तो स्टेबल है तो इसका एसिडिटी ज़्यादा, जो स्टेबल ज़्यादा कंजुगेट बेस उसका एसिडिटी ज़्यादा। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि नेगेटिव सिग्मा सिग्मा पाई कोई रेजोनेंस नहीं होता है। यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है तो CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इधर से प्लस आई लगा रहा है एक डायरेक्शन से। यहाँ पे CH2 ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है तो ये भी प्लस आई लगेगा। यहाँ पे CH2 ग्रुप है तो ये भी एल्काइल ग्रुप है तो ये भी प्लस आई लग रहा है। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन से प्लस आई। लेकिन यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH ग्रुप है तो ये प्लस आई और यहाँ पे CH2 ग्रुप है तो ये प्लस आई। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को इधर से माने 2 डायरेक्शन से प्लस आई लग रहा है, इस ऑक्सीजन को इधर से 3 डायरेक्शन से प्लस आई लग रहा है। क्योंकि इसको 2 डायरेक्शन से प्लस आई लग रहा है, इसको तीनों डायरेक्शन से प्लस आई लग रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई क्योंकि 3 डायरेक्शन से प्लस आई और ज़्यादा प्लस आई तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा ये सब एल्काइल ग्रुप जो प्लस आई शो कर रहा है, वो सब एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा प्लस आई तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा देगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी घटेगा। इसलिए HA का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद HB और HC का एसिडिटी सबसे कम। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे। अब देखिए, अब हमको फिर से गुआनिडीन बेस वाला कंपाउंड आ गया है तो इसमें हमको फिर से बेसिसिटी का ऑर्डर चेक करना है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर के लिए जब भी गुआनिडीन बेस होगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन बेस में बहुत सारे नाइट्रोजन हमको दिखेगा, लेकिन उन सब नाइट्रोजन में कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक, ये हमको पता करना है। तो उन सब नाइट्रोजन में हमको देखते ही पता लग जाएगा कि जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ बना होता है उसका बेसिसिटी ज़्यादा। जैसे ये देखिए, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ है तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक। ये नाइट्रोजन में से ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ है तो ये जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो नाइट्रोजन का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है इसका सबसे ज़्यादा बेसिक, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है ये सबसे ज़्यादा बेसिक। लेकिन इन दोनों में कौन बेसिक, ये चेक करने के लिए ध्यान दीजिए, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस चलेगा। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, पाई वन टूट के यहाँ पे आ जाएगा। जब भी पाई वन टूट के यहाँ पे आ जाएगा तो स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज। तो रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे प्लस चार्ज। तो देखिए यहाँ पे जब रेजोनेंस हुआ तो इस नाइट्रोजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज बन गया। पहले से तो लोन पेयर था ही, इस नाइट्रोजन के ऊपर में पहले से लोन पेयर था, लोन पेयर अभी भी है अब, लेकिन रेजोनेंस के कारण से नेगेटिव चार्ज बन गया। नेगेटिव चार्ज बन गया माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है माने इसका बेसिसिटी बढ़ रहा है। ये नाइट्रोजन क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये नाइट्रोजन कोई भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि लोन पेयर सिग्मा कोई रेजोनेंस नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन है,
तो इस नाइट्रोजन में देखिए ये नाइट्रोजन भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये नाइट्रोजन पहले चेक कर लीजिए, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्या? हाँ, ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे? ये नाइट्रोजन है, ये सिग्मा पाई लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, ये बॉन्ड भाग आएगा इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस है इधर, यहाँ भी लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस है। अब जब लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस इस तरह से दे दिया गया है तो ध्यान दे दीजिए, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस के कारण से, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से रेजोनेंस है। यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई, ये पाई इधर टूटेगा, पाई यहाँ पे टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाना है। यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई में देखिए ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, ध्यान दे दीजिए, इस तरह से था। एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे आएगा इस तरह से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे बस इसी का रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से रेजोनेंस काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से रेजोनेंस काम करेगा तो दो रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा, इसलिए ए बी में ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ए, उसके बाद होगा बी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे। अब देखिए देखिए अभी जो एक क्वेश्चन जो किए थे उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। उस क्वेश्चन में एक मिस्टेक था, तो वो मिस्टेक को अभी पकड़ नहीं पाए हम लोग, लेकिन वो क्वेश्चन में मिस्टेक था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही है कि ऊपर वाला जो कंपाउंड था उसमें दोनों डायरेक्शन से रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए दोनों डायरेक्शन से रेजोनेंस होने के कारण से उसका बेसिसिटी बढ़ रहा है। लेकिन नीचे वाले में बस एक ही डायरेक्शन से रेजोनेंस है, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक था, इसलिए हम लोग को ऊपर में एक डायरेक्शन से रेजोनेंस मिल रहा था लेकिन दूसरे डायरेक्शन से रेजोनेंस नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन मिस्टेक क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन में हमको फिर से सेम नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ बताना है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताना है। तो ये बॉन्ड लेंथ P, ये Q और ये R। तो सीधा सीधा बात आप समझिए। अब हम बॉन्ड लेंथ क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा बात को। ये है सिग्मा बॉन्ड, इसी बॉन्ड को नाम दिया है P। ये है डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को नाम दिया है Q। ये है सिग्मा बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम दिया है R। तो देखिए P है सिग्मा बॉन्ड, Q है डबल बॉन्ड, R है सिग्मा बॉन्ड। तो P सिंगल बॉन्ड, Q डबल बॉन्ड, R सिंगल बॉन्ड। अब देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर, तो लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, तो लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर एराइज हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। रेजोनेंस के कारण से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। यहाँ पे क्यू में देखिए क्या हो रहा है, क्यू में नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से इधर भी रेजोनेंस कर सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस करेगा, तो इधर भी रेजोनेंस होगा। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जब भी नेगेटिव चार्ज बना तो ये बॉन्ड टूट गया। तो रेजोनेंस के कारण से क्या हो रहा है, देखिए ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का था। अब हम लोग जब राइट साइड में रेजोनेंस कराए तो राइट साइड में रेजोनेंस कराए तो ये तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्डेड O। यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए क्या किया हम लोग, यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, ये Q और ये R। तो PQ और ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में इधर का रेजोनेंस किए तो हमारा कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए जब हम लोग इधर रेजोनेंस करेंगे तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, ये इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर तब बनेगा जब ये रेजोनेंस करेंगे, ये नाइट्रोजन का लोन पे टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये रेजोनेंस के कारण से ये स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन जब रेजोनेंस इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सिग्मा पाई, तो इधर भी रेजोनेंस होगा, लोन पेयर इधर भाएगा, पाई बॉन्ड टूट के इधर आएगा। तो जब पाई बॉन्ड टूट के इधर आएगा तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा NH, यहाँ पे बन गया हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O और यहाँ पे NH। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पहले जो ये देखिए ये था हमारे पास P, ये था P, ये बन गया Q और ये है R। देखिए क्या हुआ, जब पहला केस में रेजोनेंस कराया तब रेजोनेंस इधर हुआ था, लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, लोन पेयर यहाँ पे आया, लोन पेयर यहाँ पे आते ही ये वाला डबल बॉन्ड बन गया है। तो देखिए ये वाला डबल बॉन्ड बन गया है। तो पहले जो P था उस P डबल बॉन्ड बन गया, पहले P सिंगल बॉन्ड था लेकिन रेजोनेंस के कारण से P डबल बॉन्ड बन गया। तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया रेजोनेंस के कारण से। Q को देखिए, लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के कारण से ये लोन पेयर यहाँ पे भागेगा, ये पाई यहाँ पे टूटेगा, भागेगा यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। और जहाँ पे डबल बॉन्ड था, जहाँ पे Q था,
वो डबल बॉन्ड टूट गया है, नेगेटिव चार्ज बन गया है। माने यहाँ पे पहले जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड टूट गया है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया है। माने डबल बॉन्ड में क्यू का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है रेजोनेंस के कारण से, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। अब आर में देखिए, तो आर में जब देखेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर है और लोन पेयर यहाँ पे भागेगा, ये ऑक्सीजन टूट जाएगा। तो नेक्स्ट कैजुअल स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे NH, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे NHO माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर में +4। तो देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा जब ये रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर यहाँ पे भागेगा और ये यहाँ पे टूट जाएगा। जब ये यहाँ पे भागेगा और ये टूट जाएगा तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन गया है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया है। और ये सिंगल बॉन्ड था, ये R जो था वो R बन गया है डबल बॉन्ड। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड बन गया है डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड पहले था सिंगल बॉन्ड, अभी सिंगल बॉन्ड बाद में बन गया है डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड था पहले, R बाद में बन गया डबल बॉन्ड। तो पहले ध्यान दीजिए, रेजोनेंस के कारण से P का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया है। रेजोनेंस के कारण से Q का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। देखिए Q का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। रेजोनेंस के कारण से R का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया है। तो सिंगल, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो उसमें थोड़ा सा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जरूर आएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आता है वो बहुत कम आता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है लेकिन बहुत कम आता है। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डोमिनेट करेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा लेकिन कम आएगा, ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा। तो हम लोग को ये बात रूल याद रखेंगे कि जब किसी भी सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो भी आएगा वो कम करके आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड कम आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो सिंगल बॉन्ड कम आएगा। मैंने सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम करके आएगा। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम करके आएगा तो मान लीजिए 20% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 20% डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैंने 80% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मैंने डोमिनेट सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही करता है। मैंने सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो उसमें 80% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो देखिए सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर ये आता है तो सिंगल बॉन्ड का 80% सिंगल बॉन्ड ही कैरेक्टर रहेगा, और जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है वो थोड़ा आता है, इसलिए हम इसको 20% मान लेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो आएगा बहुत कम आएगा, तो उसको हम लोग 20% मान लेते हैं। सिंगल बॉन्ड भी कैरेक्टर आएगा, जो भी नया से आता है वो कम आता है, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के लिए कम पकड़ेंगे। तो चूंकि नया से P में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो जो भी नया आएगा वो कम आएगा। नया आ रहा है डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड आएगा कम, इसलिए डबल बॉन्ड को दिए 20%। और पहले था सिंगल बॉन्ड तो पहला जो भी रहेगा उसको देंगे ज़्यादा। तो पहले सिंगल बॉन्ड 80 कैरेक्टर 80, यहाँ पे Q में पहले था डबल बॉन्ड तो पहले जो रहेगा उसको 80% मार दीजिए, और जो नया से आया है वो कम आएगा। कम आने के कारण से उसमें 20% डाल दिए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सिंगल बॉन्ड को 80% ले लीजिए, क्योंकि पहले था, जो नया से आएगा उसमें कम आएगा, तो डबल बॉन्ड को 20% कैरेक्टर। तो अब पहले बात समझिए, ये है हमारा फाइनल P का। तो समझिए बात क्या हो रहा है। P में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 80% बना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर 20%। R में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 80%, D में R में पहले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 80%, डबल बॉन्ड कैरेक्टर 20%। Q में डबल बॉन्ड कैरेक्टर 80%, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 20%। तो P Q R में ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में? P Q R में डबल बॉन्ड कैरेक्टर Q में ज़्यादा। क्यों? क्योंकि P Q में डबल बॉन्ड कैरेक्टर 80%, P में डबल बॉन्ड कैरेक्टर 20%, R में डबल बॉन्ड कैरेक्टर 20%। माने Q में डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। Q में डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा तो Q का बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखेंगे तो Q का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि Q में डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले से ही डबल बॉन्ड था। पहले से ही डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड में मैक्सिमम डबल बॉन्ड का पार्ट ही रहेगा। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा भी जो आ रहा है वो कम आएगा, 20% में आएगा, इसलिए 20% सिंगल बॉन्ड। लेकिन 80% डबल बॉन्ड, 80% डबल बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम। लेकिन P और R में, P में भी देखने में लग रहा है 20, इसका भी 20%, लेकिन इसका भी 20%। लेकिन समझिए बात, P में भी 20%, इसमें 20% बराबर नहीं होगा। बराबर तब होता, अब बराबर क्यों नहीं होगा ये समझते हैं। देखिए P था ये, R बनाइए। P में क्या हुआ, जब हम लोग काम किए तो P में डबल बॉन्ड बन रहा है रेजोनेंस के कारण से, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे सिग्मा पाई, तो लोन पेयर यहाँ पे भागा और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया, तो इसके कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। क्यों? इधर भी एक रेजोनेंस हो रहा है और एक इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर है, जैसे हम लोग इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्डेड O दे दिया है, यहाँ पे NH है और यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए ये था हमारे पास P, ये था Q का काम खत्म हो गया, अब Q से हम नहीं सोचना है, और ये है R। हमको P और R में चेक करना है कि P और R में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बराबर हो रहा है नहीं।
ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी के साथ क्या हो रहा है, आर के साथ क्या हो रहा है वो चेक करेंगे। देखिए आर के साथ क्या हो रहा है, ये लोन पेयर, ये सिग्मा पाई का रेजोनेंस, लोन पेयर यहाँ पे टूटेगा, पाई यहाँ पे टूटेगा, तो एक रेजोनेंस चल रहा है इस डायरेक्शन में, वो चल रहा है आर के केस में। लेकिन पी के केस में देखिए ये लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, एक रेजोनेंस इधर चला आराम से, हम लोग देखे भी है, एक इधर टूटेगा और एक इधर टूट जाएगा, तो एक रेजोनेंस इधर भी चल रहा है, दूसरा रेजोनेंस भी चल रहा है जो हम लोग मिस कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए दूसरा रेजोनेंस इधर भी चल रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई। तो इसका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इधर भी रेजोनेंस में कभी पार्ट ले रहा है तो कभी इधर भी रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, इधर रेजोनेंस में पार्ट तो जरूर ले रहा है, तभी तो इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया था, क्योंकि इधर का रेजोनेंस काम कर रहा था, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो इस यहाँ का लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, माने ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों डायरेक्शन से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब ये कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर का रेजोनेंस डिवाइड हो गया है। देखिए एक रेजोनेंस इधर, एक रेजोनेंस इधर, तो दूसरा रेजोनेंस इधर, हम लोग खुद देख सकते हैं क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि ये लोन पेयर, ये सिग्मा पाई, एक रेजोनेंस इधर, लोन पेयर सिग्मा पाई, एक रेजोनेंस इधर, तो यहाँ इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस डिवाइड हो गया है, यहाँ का रेजोनेंस डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। चूंकि रेजोनेंस डिवाइड हो गया है तो रेजोनेंस घट जाएगा, क्योंकि जब भी रेजोनेंस डिवाइड होता है तो रेजोनेंस घट जाता है, तो रेजोनेंस यहाँ पे डिवाइड हो गया तो रेजोनेंस घट गया। अब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आ रहा था, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा था, रेजोनेंस के कारण से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो आया है, लेकिन रेजोनेंस ही जब डिवाइड हो गया, रेजोनेंस ही जब घट गया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी घट जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस के कारण से ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था और रेजोनेंस ही घट गया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही घट जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही जब घट गया तो पी का डबल बॉन्ड कैरेक्टर 20% मानेंगे तो आर का डबल बॉन्ड कैरेक्टर 40% मानना पड़ेगा, या फिर आर का डबल बॉन्ड कैरेक्टर 20% मान लीजिए तो पी का डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम लोग 5% मानेंगे। क्यों, इसको 10% मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस दो भाग में डिवाइड हो गया, तो रेजोनेंस डिवाइड हो गया तो रेजोनेंस घट गया, रेजोनेंस के कारण से ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था, क्योंकि रेजोनेंस हुआ तभी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, ये लोन पेयर यहाँ पे आया तभी डबल बॉन्ड बना, तो रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड, लेकिन चूंकि रेजोनेंस डिवाइड हो गया है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी डिवाइड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिवाइड हो गया तो इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें हम लोग सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 90% बोलेंगे और डबल बॉन्ड कैरेक्टर 10% बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 90% और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आर में 80%, तो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पी में आ जाएगा, तो पी का लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर एस का, फिर क्यू का, तो बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड ऑर्डर का बात कर देंगे तो सीधा उल्टा जाएगा, पी एस क्यू इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड में ये डिवाइडिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जब भी रेजोनेंस डिवाइड हो जाता है तो रेजोनेंस घट जाता है, और जब रेजोनेंस ही घट गया तो रेजोनेंस के कारण से जो भी इफेक्ट हो रहा था वो भी घट जाएगा। माने मान लीजिए रेजोनेंस के कारण से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर घट जाएगा, या फिर रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट जाएगा। तो ये बात ध्यान दे दीजिएगा, कब रेजोनेंस के कारण से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, कब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, अब कब कौन सा कैरेक्टर घट जाएगा।